हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आमोद कुमार स्टडी और ईडीयू में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लगातार हिस्ट्री के ऊपर चर्चाएं कर रहा हूं और उसी के ऊपर वीडियो अपलोड कर आप लोग को शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति। हालांकि हड़प्पा संस्कृति या कांस्य युगीन सभ्यता का पहला वीडियो आप लोग को यानी पार्ट 1 शेयर कर चुका हूं। आज उसका पार्ट 2 है। दोस्तों, देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक हमने यही जाना कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन कौन से और अन्य सभ्यताओं का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे एवं उनकी जो लिखने की शैली थी, उनकी शैली को क्या कहा करते थे। इस प्रकार हड़प्पा जो सभ्यता है उसके दौरान किन किन संस्कृतियों का विकास हुआ। फिर है इसके बाद देखे थे कि आप इसमें और वो किन किन नदियों के किनारे का विकास हुआ। इसके अलावे आज हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं कृषि व्यवस्था। कल जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ शहर थे यानी व्यापारिक स्थिति के बारे में जाना कि व्यापारिक स्थिति कैसी थी, और आज के टॉपिक भी है कृषि व्यवस्था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बनाया गया वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। तो चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ, ताकि ये भी कुछ ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से वीडियो हमने बंद कर दिया। कि कुछ कभी कभी होता है कि छोटा छोटा मैंने कभी तो नहीं जैसे लगता है कि वीडियो लंबा हो या क्या पढ़ाए, तो जब आदमी पढ़ने के विचार से बैठा हो तो फिर उसके समय की कोई ये नहीं है। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि अगला इस बात का माने जैसे ज़्यादा बोर फील ना करे, हो सके तो उसको उस हिसाब से वीडियो ही दिया जाए ताकि आसानी से उन्हें पढ़ने में कोई ज़्यादा परेशानियाँ ना हो। और तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप इस तरह से प्यार हम पर बनाए रखिए कि हम आपको हर्ष उल्लास के साथ अगला वीडियो बनाते रहें और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ इकट्ठा करते रहें। तो चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है कृषि व्यवस्था। यानी इस हड़प्पा सभ्यता के समय कृषि व्यवस्था कैसी थी, इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कृषि व्यवस्था सिंधु सभ्यता के दौरान कैसी थी। दोस्तों, कृषि व्यवस्था में लोथल एवं रंगपुर से चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, विश्व में कपास उगाने वाले सिंधुवासी थे। विश्व में कपास उगाने वाले सिंधुवासी थे, जिन्हें प्रथम भी माना जाता है। यानी प्रथम कपास का खेती करने वाले सिंधुवासी को ही माना जाता है। मेसोपोटामिया में इसे सिंधु नाम से एवं यूनानी में इसे सिंडन के नाम से पुकारा जाता है। अगला दोस्तों, कालीबंगा में जुते हुए खेत एवं सरसों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत एवं सरसों के प्रमाण मिले हैं। बनावली से मिट्टी के बना हुआ हल का खिलौना मिला है।
रंगपुर से धान की भूसी, धान की भूसी वही हुआ कि जो उसको गंदगी हटाने के बाद जो जो मटेरियल यानी धान फ्रेश निकलता है, उसके बाद जो उसकी गंदगियाँ होती है उसी को धान को भूसी यानी उसको उबाल कर छोटे छोटे टुकड़ा जो हो भूसी के तौर पर कहा जाता है। धान की भूसी, या उसको उबालने के बाद जब उसमें से चावल निकालते हैं उसको भी भूसी बोलते हैं। तो धान की भूसी का ढेर का प्रमाण मिला है। रंगपुर, ये रंगपुर दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में है। अब ये अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में स्थित है रंगपुर। नोट दोस्तों, कृषि कार्य के करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि पशुपालन की भी व्यवस्था से पूर्णतः परिचित थे। प्रमाण के आधार पर शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यानी उस समय के लोग शेर से परिचित नहीं थे, क्योंकि ऐसा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला। और गैंडा और अन्य जानवर, हाथी एवं कुत्ता तो स्वाभाविक है, घोड़ा, इन जानवरों से वो परिचित थे। देखते हैं दोस्तों कि उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी। उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी? पहला है दोस्तों अंतिम संस्कार। पहला क्या है? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के तौर पर दोस्तों इसमें होता था दाह संस्कार, आंशिक संस्कार और पूर्ण समाधिकरण। दाह संस्कार का मतलब हुआ कि व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त करने के बाद उनके शरीर को जलाया जाना। आंशिक समाधिकरण का अर्थ हुआ कि मृत शरीर को खुले हवा में छोड़ देना और कुछ दिनों के बाद जब उनके शरीर की जो भी है मांसपेशियों की जो मैंने उसे जीव जंतुओं को खाने के बाद जो बचा हड्डियां, उसे ही हम बाद में कब्र में डाल देते हैं। इसे बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का अर्थ हुआ दोस्तों कि इसे पूरी तरह से मृत शरीर को मरने के बाद तुरंत ही उन्हें दफना दिया गया। दोस्तों देखते हैं, सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा में से एक, लोथल से 3 युगल सावधान का अर्थ होता है वही दोस्तों दफनाना या उनको समाधिकरण देना। सावधान का प्रमाण मिला है। प्रत्येक कब्र में 2 3 युगल माने इस तरह से हर एक जो भी कब्र हो उसमें 2 है। कालीबंगा में ऐसा 1 युगल और लोथल से 3 युगल मिला है। इससे इस बात का भी प्रमाणित हो सकता है कि उस समय सतीत्व का भी स्थिति चल रहा हो। सतीत्व का भी प्रमाण अनुमान के आधार पर लगाया जा सकता है, क्योंकि एक ही कब्र में 2 यानी पति पत्नी, इस बात का तो हो सकता है यदि पति की मृत्यु हो जाती हो तो उसे पत्नी को ही सती धर्म का पालन करते हुए उसे उनके साथ ही दफना दिया जाता हो। ऐसा युगल के आधार पर कहा जा सकता है। संभवतः देखिए दोस्तों लिखे भी है कि सती प्रथा का भी प्रचलन हो सकता है। अगला दोस्तों धार्मिक स्थिति के अंतर्गत रोपड़ यानी जो रूपनगर, वर्तमान में रूपनगर है जो है पंजाब में, से मालिक के साथ कुत्ते एवं लोथल में मृतक के साथ बकरे के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। रोपड़ से ये प्रमाण मिला है। अगला है दोस्तों हड़प्पा से
प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के नाभि से उगते हुए या जन्म लेते हुए पौधों की चित्रकारी का प्रमाण मिला है, जो संभवतः मातृदेवी पूजा या स्त्री को जननी माता या पृथ्वी देवी मानते थे। जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी देवी आइसिस की पूजा करते थे। मिस्र के लोग नील नदी देवी को जिन्हें आइसिस बोला जाता है, उन्हें जिस प्रकार हमारे यहाँ गंगा पवित्र नदी है उनकी हम माता मान के पूजा करते हैं, उसी प्रकार मिस्र के भी लोग नील नदी को आइसिस के नाम से पूजा करते हैं। तो ये उदाहरण दिया कि जिस प्रकार नील नदी के देवी आइसिस की पूजा माँ या देवी मान के करते, उसी प्रकार हमारे यहाँ मातृदेवी की पूजा करने यानी मातृदेवी की मूर्तियाँ मिलने से उन्हें मातृदेवी या पृथ्वी देवी माना करते थे। मोहनजोदड़ो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह वाली मुहर मिले हैं। स्वास्तिक के आकार वाले मुहर मिले हैं। दोस्तों, स्वास्तिक की विस्तृत जानकारी हमने शायद अध्याय 1 या 2 में जब अपलोड किया था, तो उसमें विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी थी कि स्वास्तिक वामावर्त और दायावर्त, इस तरह से स्वास्तिक का अर्थ क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके अलावा इसमें कि इस चिन्ह का प्रयोग एडोल्फ हिटलर जो कि किया करता था, लेकिन यही है कि स्वास्तिक का वो वामावर्त चित्र था जिसका अर्थ होता है अशुभ। इसके बारे में विशेष जानकारी हम अध्याय 2 में ही बताए हैं। कृपया अगर आप देखना चाहें तो उसे देखकर जानकारी अध्ययन कर सकते हैं। जिसे मोहनजोदड़ो के लोग स्वास्तिक के चिन्ह वाली मुहर मिले हैं, जिसे सूर्य का प्रतीक एवं ब्रह्मा का प्रतीक मानते होंगे। ऐसा अनुमान है कि सूर्य का प्रतीक या ब्रह्मा का प्रतीक मानते होंगे। आगे है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में पद्मासन पर बैठे योगी की तस्वीर है। उनके चारों तरफ जानवरों के चित्र जैसे मोर, बैल, हाथी एवं गैंडा है तथा दोनों हाथों में चूड़ियों से भरा हुआ एवं सिर से सिंह जुड़ा हुआ। इसे जॉन मार्शल ने आद्य शिव एवं पौराणिक कथाओं में पशुपति, रुद्र या शिव माना है। हालांकि दोस्तों इसमें दिया हुआ है, इसको इनको ऋग्वेद की ऋचाओं में इन्हें पशुपति या रुद्र को शिव ऐसा कोई चर्चा मैंने स्पष्ट रूप से इसके बारे में नहीं मिलता है कि जो पद्मासन पर बैठे हुए थे वो शिव ही थे। ऐसा भी हो सकता है कि उस समय पशुपति का अर्थ है पशुओं मैंने जानवरों के पिता, उस सब के मान्यता अनुसार। लेकिन रुद्र जो शब्द है ये चर्चा मिलता है जिन्हें भगवान शंकर को कहा जाता है, तो ये शिव भी हो सकता है पौराणिक कथाओं के आधार पर। एक राजा पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक राजा पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है जिनकी मूछें नहीं हैं, 3 पत्ते की छाप वाला सौर एक हिस्से पर ओढ़े हुए हैं, नीचे पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं।
इसके अलावा बनावली में मकान के अंदर अग्नि वेदिकाएं, मोहनजोदड़ो का स्नानागार यानी जो सामूहिक जल पूजा का प्रमाण है, मिट्टी के लिंग एवं योनि कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं इत्यादि, ये सब धार्मिक स्थिति का प्रमाण है। अर्थात उस समय धार्मिक स्थिति भी सुदृढ़ थी। सबसे पुख्ता प्रमाण यहाँ तो दोस्तों मोहनजोदड़ो के स्नानागार से सामूहिक जल पूजा का जो प्रमाण मिला है, ये सबसे बहुत मैंने कहा जाए तो मजबूत प्रमाण है। सामूहिक का अर्थ ही हुआ कि उसमें कई सारे लोग किसी भी सामाजिक धर्म कांड में भाग या हिस्सा लेते थे। अगला है दोस्तों लिपि, यानी सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। देखते हैं दोस्तों कि लिपि सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का जनक भी माना जाता है। इन्हें 1873 में इसका विचार आया, परंतु इस लिपि के इस विचार आया दोस्तों कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। मैंने ऐसा उसको उनके मन में विचार आया कि इस यहाँ की जो लिपियाँ हैं यानी सिंधु सभ्यता या घाटी की लिपियाँ हैं वो ब्राह्मी लिपि से संबंधित है, परंतु इसे पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में A. वैडेल ने किया था। सिंधु लिपि की लिखावट अधिकतम दाएं से बाएं की ओर यानी फारसी लिपि के समान एवं कुछ यू एवं मछलियों के प्रयोग वाला लिपि था, जिसे हम गोमूत्रिका लिपि या बुस्टोफिडान कहते थे, ऐसा वहाँ से प्राप्त हुआ है। बाएं से दाएं से बाएं जो फारसी लिपि की तरह समान एवं यू एवं मछलियों के प्रयोग वाला लिपि का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। नोट दोस्तों याद रहे कि सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि के आविष्कार करता थे। शुरुआती में भी बताया कि दोस्तों इन्होंने या यहाँ का जो विकास स्थिति है मोहनजोदड़ो की अपेक्षा बहुत कम थी, हड़प्पा की अपेक्षा बहुत कम थी। अर्थात पुरानी सभ्यता के तौर पर हम अनुमान लगाए थे। तो देखिए यहाँ इस लिपि के बारे में यानी कि प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि के आविष्कारकर्ता कौन थे? सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या इनको कहा जाए तो इराक वर्तमान का है, इनकी सभ्यता जो थी से प्राचीन ही हो सकती है, क्योंकि प्रथम लिपि के आविष्कारकर्ता क्या हैं? सुमेरियन के सभ्यता के लोग। उनकी लिपि को क्यूनिफॉर्म लिपि के नाम से जाना जाता है, जो कि प्राचीन सामान्यतः प्राचीन लिपि ही मानी जाती है। यानी विकास जहाँ पहले शुरू होगा वहाँ तो स्वाभाविक है कि वहाँ की सारी चीज़ें पुरानी होगी सबसे। तो ऐसा माना जाए कि सुमेरियन की सभ्यता ही प्राचीन सभ्यता थी, सबसे प्राचीन सभ्यता थी। अब देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी के पतन का क्या कारण था। सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन के कारण इसमें विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। मार्टिन व्हीलर का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आकस्मिक अंत था। वहीं जॉन मार्शल का कहना है विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। गार्डन चाइल्ड्स एंड व्हीलर इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण एवं आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है। फेयर एंड सर्विस
वनों की कटाव, संसाधन की कमी एवं पारिस्थितिक असंतुलन के कारण इनका पतन हुआ है। इस प्रकार के दोस्तों कई मान्यताएं थी, लेकिन मुख्य रूप से हमने दो चार ही वही किए जो बाकी सब मान्यताओं से कुछ अलग अलग दृष्टिकोण से दिखाया गया था। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हम हर बार की भांति इस बार भी आप लोग को इतना बताने के बाद अध्याय से कुछ भी छूट न जाए, आपको उस अध्ययन से वंचित न रह जाए, इसके लिए हम अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाते हैं कि उसको पूरी तरह से कवरेज कर लिया जाए। तो देखते हैं दोस्तों कि अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। हड़प्पा के मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती एवं उनकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, जो सिंधु एवं गंगा के बीच की स्थित था। अतः कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा है। कुछ विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा का जो मुख्य क्षेत्र है वो सिंधु घाटी नहीं बल्कि सिंधु और सरस्वती के बीच में जो स्थित जगह है वही वास्तविक रूप से हड़प्पा सभ्यता की स्थान है, अर्थात इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों जब सरस्वती नदी की बात आ ही गई तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सरस्वती नदी के बारे में बोला जाता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज की एक संगम स्थल पर है, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती। दोस्तों हम लोग माँ गंगा नदी और यमुना नदी के बारे में तो जानते हैं, परंतु सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त स्थिति में है, लेकिन हम तीनों नदियों का संगम मानते हैं। ताकि सरस्वती नदी गई तो कहाँ, तो उसके बारे में दोस्तों थोड़ा जानकारी लेते हैं। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। यह धरातल के 60 मीटर अंदर एवं लगभग 1500 किलोमीटर लंबी, 3 से 5 किलोमीटर चौड़ी और औसतन 5 मीटर गहरी नदी थी, जो क्या हो गई है दोस्तों, विलुप्त हो गई। इस नदी को अंग्रेज ओल्डहैम 1893 में विचार किया। इस नदी के बारे में अंग्रेजी इंजीनियर ओल्डहैम 1893 में विचार किया एवं खोज शुरू की थी। दोस्तों ऋग्वेद में इनके बारे में, ऋग्वेद की ऋचा में इनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, अर्थात सिंधु एवं अन्य नदियों की जननी है। सरस्वती नदी के बारे में लिखा गया है कि अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, सिंधु एवं अन्य नदियों की जननी, यानी जो भी सिंधु एवं अन्य नदियाँ निकली हैं वो सरस्वती नदी से ही निकली है। ऐसा ऋग्वेद की ऋचा में मिलता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हुलास नामक स्थान से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि नवीनतम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों अभी वर्तमान में भी खोज जारी है। तो नवीनतम क्षेत्र के ही आधार पर दोस्तों हम पार्ट 1 में बताए थे कि राखी गढ़ी को क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा स्थल माना गया है। तो नवीनतम स्थान में कई सारे और स्थान हैं दोस्तों, जैसे कि
बिजनौर, बोताड़, बिजनौर जो कि राजस्थान, बेताड़ गुजरात, बेजलका गुजरात, बालाथल राजस्थान, कुणाल हरियाणा, समचाना हरियाणा, जिनकी खोज लगभग 2016 से 18 के बीच में हुई है। तो इस प्रकार दोस्तों नए नए स्थानों का खोज किया जा रहा है, खुदाई अभी भी जारी है। भविष्य में और भी जानकारियाँ उभर के आएगी। तो वर्तमान में जो जानकारी दी गई थी वो हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के 4 भौगोलिक स्थल थे। उत्तर में मांडा जो कि अखनूर जिला में था। ये चिनाब नदी के सबसे दक्षिणी तट 1982 में इन्हें जगपति जोशी एवं मधुबाला ने खनन किया था। पूर्व उत्तर के बाद पश्चिम यदि माना जाए दोस्तों तो पश्चिम में सुतका गेंडोर जो दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। 1927 में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने इनकी खोज की। अगला है दोस्तों पूर्व में आलमगीरपुर, ये मेरठ जिला में पड़ता है। यह हिंडन नदी के तट पर है। 1958 में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा खोज की गई एवं इसके खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। दक्षिण में दोस्तों दैमाबाद, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है। यह प्रवरा नदी के बाएं ओर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी अखनूर का मांडा स्थल और मेरठ जिला पूर्व में मेरठ जिला का आलमगीरपुर एवं पश्चिम में सुक्ता गेंडोर स्थित है। आगे है दोस्तों सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि पंजर, राणा घुंडई से घोड़े के दांत अर्थात जबड़े के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग घोड़ों से भी पूर्णतः परिचित थे। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ, में भी सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी थी। यहाँ लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष मिले हैं। दोस्तों ये सब मुख्य पॉइंट है जो आपको बिना डीपली अध्ययन किए कभी मिल नहीं सकता है। किसी भी विषय के बारे में डीपली अध्ययन करने से उनके बारे में स्पष्ट जानकारियाँ होगी। अगर केवल आप ऐसे ही चलते रहें कि केवल रटने से याद हो जाएगा तो उम्मीद नहीं है कि अभी तो याद हो सकता है वर्तमान में, लेकिन जब समय आएगा उसकी ज़रूरत होगी तो आपका शायद उम्मीद साथ नहीं देगा। इसलिए समझते हुए चले तो ज़्यादा बेटर है। हड़प्पा वासियों को चांदी का ज्ञान था क्योंकि ये ईरान, अफगानिस्तान से चांदी के आयात करते थे। इसका प्रमाण जो है राजस्थान के जावर एवं अजमेर का खान है जहाँ से चांदी की प्राप्ति की जाती थी। हड़प्पा कालीन नगर का विस्तार त्रिभुजाकार है। देखिए दोस्तों हड़प्पा कालीन जो नगर है वो अभी तक के खोज के आधार पर कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये सवाल बहुत ही सटीक है। यदि पूछे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो आकार है से किस आकार का था,
इसके अलावा दोस्तों जो कुछ है, जो हड़प्पा वासियों के जो था चांदी का ज्ञान, इसके अलावा और कौन कौन से धातु का ज्ञान था, थोड़ा एक बार और जानकारी ले लेते हैं। उस समय टीन, तांबा, चांदी, सोना, लाजवर्द, सेल खड़ी, नील रत्न, नीलमणि, हरितमणि, शंख, कौड़ियाँ, सीसा, शिलाजीत, इस तरह से कई ऐसे धातु थे जिनसे वो पूर्णतः परिचित हैं। अगला है दोस्तों, आग में पकी हुई मूर्तियों को टेराकोटा फिगरिन कहते थे। आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तियां कहते थे। लोथल एवं देसलपुर से, देखिए दोस्तों, लोथल एवं देसलपुर से तांबे की मुहर की प्राप्ति हुई है। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की, देखिए दोस्तों, आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, अर्थात इससे भी प्रमाणित होता है कि ये गेहूं से भी पूर्णतः परिचित है। मोहनजोदड़ो से मलेरिया, जो मलेरिया रोग है दोस्तों, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल में मृतभांड के ऊपर पंचतंत्र जैसी कहानियाँ मिले हैं। जैसे पंचतंत्र में होता था जानवरों और आदमियों के जंगल की तुलना, छोटी छोटी कहानियाँ जिसमें मनोरोचकदार हो, उसी प्रकार इसके घड़े के ऊपर छपा हुआ था मुंह में मछली लिए हुए पक्षी, एवं उसके और वो पेड़ पर बैठी है और उसके नीचे एक सियार उसे झांक रहा है या ऊपर की ओर मुड़ी देकर देख रहा है, यानी उस रोटी का इंतजार कर रहा है, उसे बहला रहा है, फुसला रहा है। जैसे चालाक लोमड़ी की कहानी है ना, छोटी छोटी कहानियाँ इस प्रकार पंचतंत्र की कहानियाँ हैं और उस तरह से ही उसके घड़े पर उद्धृत थी। धौलावीरा, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सफ़ेद कुआं, में स्टेडियम, अभिलेख एवं नेवले की मूर्ति तथा बड़ा जलाशय भी मिला है। अगला है दोस्तों स्त्री की मृण मूर्तियाँ। अभी तुरंत बोले दोस्तों कि मृण मूर्तियाँ का मतलब होता है मिट्टी का पका हुआ मूर्तियाँ। स्त्री की मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने के कारण सिंधु सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता माना है, अर्थात यहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती थी, स्त्रियों की मान्यता थी। स्त्रियों की क्या कहा जाता है इसमें कि उनका जो हिस्सेदारी था बढ़ चढ़ के था, उनको सम्मान दृष्टिकोण से, सम्मान भावना से देखा जाता था। इस प्रकार दोस्तों आज का टॉपिक यानी सिंधु सभ्यता घाटी हड़प्पा सभ्यता समाप्त होता है। पार्ट 2 समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि लगातार मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोग को बहुत सुंदर लग रहा होगा। मैं इस उम्मीद से के साथ कि आप लोग को ये अच्छा लगता रहे, आप कृपया कमेंट कर हमें जानकारी देते रहें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों ये मैं हर दिन या हर समय चैनल के बारे में जानकारी देता हूँ कि मेरे चैनल
STUDY, स्टडी ऑल। ऑल लिखते समय स्पेस नहीं, स्टडी के साथ ही ALLEDU। इस तरह से दोस्तों आप सर्च करके सारे वीडियो की जानकारी यदि आप नए हो तो प्राप्त कर सकते हैं। एक बार में आपको ये मिल जाएगा, उसके बाद आप आसानी से सारे वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। उम्मीद है कि आप अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक के साथ इसे कमेंट करना ना भूलेंगे। तो दोस्तों रखते हैं, आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आसपास साफ सुथरा बना के रखिए। हम स्वच्छ तो घर, समाज एवं देश स्वच्छ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बात बताना भूल गए कि आज सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 अंत होने के बाद, यह अध्याय समाप्त होने के बाद अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों वैदिक संस्कृति। हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। उम्मीद है कि आप भी आने वाले पार्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि अगला मेरा टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अगर जो पीछे हमने पढ़ाया था उससे यदि थोड़ा बहुत भी डिफरेंस रहा तो इस टॉपिक को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि पिछले बार भी हमने जो वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी थी। देखते हैं यदि उससे मिसमैच थोड़ा बहुत भी कर रहा तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देंगे। यदि हूबहू हो तो फिर उसे अलग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।